नमस्कार, आपका स्वागत है। और यूएस फेड की सख्ती का असर अब बुलियन बाजार पर दिखने लगा है। एमसीएक्स और कॉमेक्स दोनों पर चांदी की कीमतों में दबाव है, लेकिन कीमतें कम होने के कारण देश में चांदी का एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में कैसी रहेगी चांदी की चाल, देश में कैसी हो सकती है चांदी की मांग, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ कमोडिटीज किशोर नारने, फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर विराज दिडवानिया, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ और आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर। अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर हमने चांदी के भाव में आते हुए देखी है और आप सबसे यही एक सवाल सबसे पहले तो रहेगा कि आने वाले समय में क्या फैक्टर्स, फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने चाहिए और चांदी के प्राइसेस का आउटलुक अब यहाँ से क्या रह सकता है। किशोर, आपसे ही शुरू करेंगे। और चाहे वो जनवरी था या फरवरी या फिर मार्च की शुरुआत, हमने किसी भी महीने में चांदी को यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। एक्चुअली चांदी यहां पर अंडर परफॉर्म ही करी है और अब तो हमने $20 के स्तर भी इस हफ्ते में टूटते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस और आगे जाते हुए किन फैक्टर्स पे आप ध्यान रखेंगे? मनीषा, आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर्स एंड आउटलुक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड सिल्वर का अगर देखें तो पिछले 2 साल में 2021-22 दोनों साल में कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। उससे पहले अगर आपको 2019 और 2020 का देखेंगे, उस हिसाब से जो रिटर्न्स दिया थे, आई थिंक 2019 में 21% का रिटर्न दिया था। उसके बाद अराउंड 45-46% बढ़ गया था सिल्वर। उस हिसाब से अगर देखेगा तो लास्ट 2 साल से थोड़ा सा सुस्त रहा। नंबर 1। नंबर 2, फंडामेंटल फैक्टर्स जो है, जो स्पेशली जो सिल्वर में 40% ही आपको अलग अलग तरीके का कंजम्पशन या कंज्यूमर डिमांड या इन्वेस्टर डिमांड बोल दीजिए, आपको बार या यूटेंसिल्स या सिल्वर ज्वेलरी हो गया, वो सब 30-40% रहेगा। 60% तो एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिमांड है। वहां पे बहुत बड़ा बदलाव दिख रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी में सिल्वर का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहां पे इधर सोलर पैनल्स और देख लीजिए या ईवीस देख लीजिए, कि जहाँ पे नॉर्मल व्हीकल में अगर आप इवन हाइब्रिड व्हीकल भी पकड़ लीजिए तो वहाँ पे 25-30 ग्राम का जो सिल्वर यूज होता है पर व्हीकल, जहाँ पे ईवी में 50-60 ग्राम के आसपास का यूज हो जाता है। सो जहाँ पे जो जंप आ रहा है वो कंजम्पशन साइड जंप आ रहा है और उस हिसाब से डिमांड बढ़ने वाला है। बट यहाँ पे जो कोविड की वजह से जो चाइना में स्लो डाउन आया, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट किया था। उसके वजह से करेक्शन देखा है। डॉलर का जो मजबूती है वो भी थोड़ा बहुत बुलियंस को जो हैम्पर किया है, वो भी शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए जा रहा है। सो इवन फर्दर करंट लेवल्स पे आपको टेक्निकल पैटर्न्स देखेगा तो शायद और $1-2 डाउनसाइड दिख रहे हैं। सो $18 तक भी आ सकता है, जो इंडियन मार्केट्स में अगर देखेगा तो 56,000 57,000 तक भी डाउनसाइड आ सकता है। बट दैट इज द बॉटम। सो मेरे हिसाब से एनीवेयर क्लोज टू 57-58,000 के नीचे मुझे सस्टेनेबल चांदी का प्राइस लगता नहीं है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म, दैट इज 12 महीने से 18 महीने का अगर आप व्यू लेके चलते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस है जहां पे मैं बिलीव कर सकता हूं कि इंडियन रुपीस में आपको 72,000 75,000 इन ए बेस के सिनेरियो, बेस्ट के सिनेरियो आपको 80,000 तक भी आपको दिख सकता है 18 महीने का इंटरवल में अगर देखें तो। ऑल राइट, चिराग शेठ, ये सवाल आपसे है। और जिस तरह से बात की जा रही है कि इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, चीन अब यहाँ पर खुल चुका है, और जैसे किशोर ने कहा भी कि मैक्रोज एक तरफ हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटी दूसरी तरफ है, तो बाजार इन सब के बीच में कहीं पे आके अटक गया है। लेकिन अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो कितनी इन्वेस्टमेंट, फिजिकल बाइंग, इंडस्ट्रियल डिमांड आप इंडियन मार्केट्स में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 के लिए? देखिए, मैं किशोर की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। जहाँ पे अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड में काफी हद तक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दिया है 2022 में। इसमें बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट का एक योगदान रहा है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया में ज्वेलरी देखे, इन्वेस्टमेंट देखे, सिल्वरवेयर देखे, इन सब में काफी हद तक बहुत ही ज्यादा शार्प रिकवरी हुई है। इसका रीजन ये भी है कि कंज्यूमर लेवल डिमांड भी आई है और रीस्टॉकिंग ट्रेड की तरफ से भी आया है। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो किशोर ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही। एक, जैसे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिमांड है वो काफी हद तक स्ट्रांग रही है। उसमें काफी सारे जो देश है, जैसे इंडिया है, उसे एक China Plus 1 जो कंपनीज जिसे कहते हैं डी हेजिंग करना चाहते हैं, उसका भी एक फायदा हुआ है। और दूसरी बात, फोटोवोल्टेक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसका भी एक सपोर्ट जरूर डिमांड पे आया हुआ है। जबकि हम प्राइस देखें, प्राइस का एक्चुअली और गोल्ड सिल्वर एक पिक्यूलर चीज है।
जहां पे डिमांड एंड सप्लाई, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस ड्राइव नहीं करती, हालांकि प्राइस इज ड्रिवन बाय लॉट ऑफ मैक्रो फैक्टर्स। और जो यहाँ पे सिल्वर में बहुत ज्यादा वीक है, सिल्वर एक क्योंकि अपनी चाल बेस मेटल से भी लेता है, तो उसको दबाव जो कॉपर में स्लो डाउन जो आया है, प्राइस स्लो डाउन आया है बिकॉज ऑफ चाइना, और दूसरा गोल्ड में भी जो प्राइस में स्लो डाउन, इन दोनों का खामियाजा सिल्वर में देखने को मिला है। तो हालांकि डिमांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, रोबस्ट है, बट प्राइस फैक्टर जो मैक्रो ड्रिवन फैक्टर्स है, उसकी वजह से प्राइस में एक जरूरी इम्पैक्ट देखने को मिला है। और किशोर ने कहा कि यहाँ से $1.5-2 की गिरावट देखने को और भी मिल सकती है। आपको क्या लगता है कहाँ बनेगा बॉटम इस साल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, देखिए आप जानते हैं, हम कहते आ रहे हैं कि ये जो सारे जो प्राइसेस जो हमने स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो रैली देखी, अनसस्टेनेबल है। हमारा आज भी मानना है कि सिल्वर $18 के नीचे ट्रेड करना चाहिए बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और वो इंडियन मार्केट्स में क्या कैलकुलेट करेगा? इंडियन मार्केट में यहाँ से आप समझ लीजिए अनदर 8 to 10% एक फॉल आना चाहिए। ओके, तो एक मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चांदी में जरूर है, यानी कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो उसके मौके यहाँ पर जरूर मिलेंगे। चिराग ठक्कर, ये सवाल आपसे है, और मुझे याद है पिछली बार हमने बात की तो आपने कहा था कि अभी भी बाजार में यहाँ पर फ्यू हंड्रेड टन्स इज लाइंग अराउंड, और इसीलिए डिस्काउंट में भी थी चांदी। लेकिन अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली आ चुकी है, पिछले साल हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है, इस साल अब तक इंपोर्ट की स्थिति कैसी है, मांग कैसी है, इन्वेंट्रीज कैसी दिखती हैं? नमस्कार मनीषा जी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नेक्स्ट 15-20 दिन में हम देख सकते हैं कि जो जितना डिस्काउंट जो मार्केट में जो ओवर द फ्लो अबव द ग्राउंड जितनी सिल्वर है, वो काफी हद तक 70-80% वो जो सिल्वर है वो सारी खपत हो चुकी है। तो विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हम ये मार्च एंड में ही अगर नया इंपोर्ट अगर हिंदुस्तान में आना शुरू हो जाए, दिल विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हम लोग ये देख ही रहे हैं, तकरीबन ये मंथ में ही, मार्च में ही तकरीबन 150 से 200 टन का इंपोर्ट होना चाहिए। अगर जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो प्राइसेस इतने ऊपर थे, तो वो ऊपर के प्राइसेस में अभी कोई फ्रेश इंपोर्ट जनवरी फरवरी में हुए नहीं है। और दूसरा एक मेजर फैक्टर जो है, जो मैं देखता हूँ लास्ट नेक्स्ट 15-20 दिन तक जो प्राइसेस पे इफेक्ट करेगा, जैसे देयर वाज अ वेरी हॉकिश कमेंट्स बाय फेड चेयरमैन, तो मेरे को लगता है कि अगर वो 50 बेसिस पॉइंट अगर फेड रेट बढ़ाता है तो यहाँ पे और प्रेशर $20 के लेवल पे भी और प्रेशर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि जब तक 22 मार्च 23 मार्च जब तक जितने फंडामेंटल डेटास और जितने नॉन फार्म पेरोल डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, ये जब तक डेटा आ नहीं जाते, मेरे हिसाब से दिस विल बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज फॉर द सिल्वर प्राइसेस। विराज, फाइनली आपसे, और आपको क्या लगता है क्या मांग मार्केट्स में निकल के आ रही है? जैसे चिराग कह रहे हैं कि अब खपत है, इंपोर्ट भी आना शुरू हो जाएगा, और आएगा तो खपत भी हो जाएगी उसकी। कैसे देखते हैं आप खरीदारी के ट्रेंड्स फिलहाल? Thank you, Manisha ji, for having me back. I checked with some of my retailer customers. Retailers are saying कि footfall नहीं बढ़े, quantity of silver bought by each customer वो भी नहीं बढ़ा है। जो थोड़ा सा डिमांड आ रहा है, जो चिराग बोल रहा है, मुझे भी दिख रहा है, वो जो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स हैं वो खरीद रहे हैं, क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि डिमांड आने वाला है, या वो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग कर रहे हैं। पर ग्राउंड लेवल पे जो एंड कंज्यूमर है वो नहीं खरीद रहा है। और जो किशोर ने कहा, ग्लोबली 60% चांदी इंडस्ट्रियल में यूज होता है, इंडिया में वो परसेंटेज 15% के आसपास है। तो वो इंडियन डिमांड को नहीं ड्राइव करता, कंज्यूमर डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड ड्राइव करता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा। पर जो सब बोल रहे हैं कि 5% के आसपास अभी ट्रेजरी यील्ड हो गया है, विच इज अ 15-year हाई, तो चांदी के भाव नीचे जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे तो डिमांड 100% आए, और उस टाइम पे खरीद के रख लेना है। हाँ, उस समय खरीद लेना चाहिए। ओके किशोर, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड्स भी देखें, जिस तरह की उठापटक यहाँ पर चांदी में देखने को मिली है, विद एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ से चांदी के प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, किस तरह का रेशियो आप गोल्ड के साथ होल्ड करेंगे? क्या टेक्निकल लेवल्स अब यहाँ पर देखने की जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सभी से जानना चाहेंगे कि क्या तरीका हो यहाँ पर अब चांदी खरीदने का? रेशियो आपको भी पता है, आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 70 to 90 होना चाहिए। दैट्स एन एवरेज रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। सो 70 सिल्वर्स इज इक्वल टू 1 गोल्ड, और ऑन ए हायर साइड। सो बीच में हम लोगों ने देखा है 2020 में 120 135 तक भी 130 तक भी गए थे, बट वो सस्टेनेबल नहीं था। बट सी बेसिकली एनीवेयर क्लोज टू 70 सिल्वर्स इज इक्वल टू 1 गोल्ड इज अ बार्गेन। 90 सिल्वर इज इक्वल टू 1 गोल्ड, मतलब जो एक्चुअली गोल्ड ओवर वैल्यूड है। सो बेसिकली ऐसा देखना चाहिए, दिस इज द रेशो। करंटली आई थिंक 80
85 के बीच में कहीं घूम रहा है, सो इट इज नॉट इधर ओवर वैल्यूड और समवेयर इन द मिडल। दूसरी जो है कि आई थिंक इंडियन कंज्यूमर को अगर देखते हैं तो प्रॉब्ली इस बार ओवरऑल इवन बुलियंस में, मतलब गोल्ड में भी अपना डिमांड इतना खास नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। वन इज रुपी डेप्रिसिएशन का जो है, दूसरा ड्यूटी का इम्पैक्ट है, तीसरा जीएसटी है, सब मिला के भी आई थिंक गोल्ड में जो ऑल टाइम हाई चल रहा है, आई थिंक इवन ज्वेलरी स्टोर्स में ही फुटफॉल्स कम है एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर सिल्वर, बेसिकली इवन गोल्ड के लिए भी। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एंटायर इंडस्ट्री को भी हैम्पर कर रहा है क्लियरली। और जैसे बात की गई कि रेशियो सपोर्टिव है, लेकिन मैक्रोज अपनी जगह दूसरी तरफ है और इंडस्ट्री यहाँ पर डू इम्पैक्ट हो रही है। ब्रेक का टाइम है, लेकिन आने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग खरीद तो रहे ही हैं और इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी रीसेल की चांदी भी लेकर आ रहे हैं। हॉल मार्किंग को लेकर भी यहाँ पर कुछ अटपटे हैं, और क्या टिकट साइज चांदी का बिकता हुआ नजर आ रहा है, इन सब पर भी नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और चांदी ऑफ कोर्स एक छोटी कमोडिटी है, वॉलेटाइल है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में पिछले साल हमने अच्छी खासे इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं। और अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर चांदी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, और अब तो सामने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, तो पूरे साल यहाँ पर चांदी चलती रहती है। अब इसे किसी फेस्टिवल या ऑस्पिशियस दिनों का भी इंतजार नहीं है। ये एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जो पूरे साल डिमांड, सप्लाई और मूवमेंट में रहती है। चिराग, ये सवाल आपसे है, ETF बाइंग भी हमने यहाँ पर अच्छी खासी आते हुए देखी है। इस साल की अब तक बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ETF की खरीदारी इंडियन मार्केट्स में? देखिए, ETF जरूर काफी हद तक अट्रैक्शन हुआ है। हमने देखा है कि आज 6 से 7 फंड हाउसेज ने अपने ETF लॉन्च किए हैं। अराउंड 200 to 250 टन की बाइंग ETF में आई है। देखिए, एक चीज है कि इंडिया में आज भी फिजिकल होल्डिंग को लेके बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हमने ये गोल्ड में भी देखा हुआ है कि गोल्ड की ETF शायद 12-13 साल से एग्जिस्टिंग है, बट 30 से 40 टन की होल्डिंग उसकी में हुई है। उसके कंपैरिजन में चांदी में काफी हद तक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन मिला है, क्योंकि चांदी एक बल्की आइटम होता है, तो काफी लोगों को ETF में सहूलियत हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरा अनुमान है क्योंकि चांदी की जो इन्वेस्टमेंट है इतनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, जैसे हम थोड़ा और ड्रॉप देखेंगे प्राइसेस में और ETF के AMCs अगर इसको अच्छी तरह से मार्केट करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा और भी। राइट। चिराग ठक्कर, ये सवाल आपसे है, हॉलमार्किंग की जब तक बात होती है तो सोने में मैंडेटरी है, HUID की भी इतनी सारी हम यहाँ पर बातें कर चुके हैं, डिबेट्स कर चुके हैं। जहां तक चांदी है ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स, कुछ बातचीत फिलहाल चल रही है। एज अ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर आपका व्यू पॉइंट क्या है? मनीषा जी, तकरीबन देयर वाज एक कई ग्रुपों में और सोर्सेज में ये एसोसिएशन वगैरह में ये बातें चल रही हैं, which is right now very hot topic, कि जैसे गवर्नमेंट ने गोल्ड में हॉलमार्किंग कंपलसरी किया है, वैसे सिल्वर को भी हॉलमार्किंग कंपलसरी किया जाए। और बाय द टाइम जब तक वो मार्केट में आता है तब तक, जैसे चिराग जी ने बताया, ETF और डिजिटल सिल्वर दिस आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप आपका सिल्वर बाय कर सकते हैं, जहां पे आप SIP भी कर सकते हैं। और वैसे चांदी इज अ बल्की आइटम, अगर मान लो किसी ने अगर 5 किलो भी इन्वेस्ट किया है या 10 किलो किया है, 25 किलो किया है, तो धीरे धीरे करके अगर उसको बढ़ा के एक साथ उसका अगर डिलीवरी भी लेना है, तो ये जितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मांग बहुत बढ़ के आती दिख रही है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं डिजी सिल्वर, वहां पे भी हमने लास्ट 3 महीने में कई सारी ऐसी मूवमेंट्स देखी है जहां पे जब प्राइसेस आज से 2 महीने पहले वेर ट्रेडिंग अराउंड 68-69,000, काफी सारे लोगों ने वहां पे वही प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट टेकिंग करके अभी निचले के स्तर पे कई लोग वही लेवल पे वापस नए लेवल्स पे बाय कर रहे हैं। तो आई थिंक ETF एंड द डिजी सिल्वर प्लेटफॉर्म आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल अमाउंट्स। ओके, सो ऑनलाइन सिल्वर ETF बाइंग यहाँ पर बेहतरीन होने लगी है। एक और चीज़ है विराज, वो है रीसेल ऑफ सिल्वर, क्योंकि जब आप बहुत चांदी नहीं खरीदते वो डिस्काउंट में होती है। ऑफ कोर्स अनऑफिशियल चैनल्स तो एक चीज़ है ही, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर है रीसाइकलिंग, फैब्रिकेशन। वो नंबर्स कैसे देखें आपने इंडियन मार्केट्स में? सो मनीषा जी, दिवाली के बाद ज़्यादा चांदी इंपोर्ट नहीं हुआ है कंट्री में। जैन फेब में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट चांदी बिक रही है। तो कैसे हो रहा है? लोग अपना पुराना चांदी लेके उसको दे रहे हैं
और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, या अपना पुराना आर्टिकल देके बोल रहे हैं नया बनाओ। तो इससे काम चल रहा है। बट जो फ्रेश नया डिमांड जो दिवाली में देखा था, उसके थोड़े पहले देखा था, वो अभी नहीं हो रहा है। सो दिस इज हैपनिंग ऑफिशियली अनऑफिशियली बोथ अक्रॉस द कंट्री। तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बोल रहे थे कि रिटर्न चांदी हमारे पास बहुत आ रही है, इसलिए फ्रेश चांदी की खरीदी थोड़ी कम हो गई। और अब लेकिन विराज, अक्षय तृतीया आने वाला है, मई जून में फिर शादियां शुरू हो जाएंगी वहां पर, तो किस तरह की तैयारी अब बाजार करके ले रहा है? एवरीबडी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सबको लग रहा है कि अभी डिमांड बहुत बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको याद है बोला था, देयर आर बुलियन डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड देन इंडस्ट्रियल यूजर्स। तो जो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका डिमांड काफ़ी है, बिकॉज उनका अजम्पशन है कि अभी डिमांड बहुत आने वाला है। तो हम लोग 9 स्टेट्स में 30 शहरों में बेचते हैं, तो सबसे थोड़ा हमारा टच रहता है। ये पैन इंडिया सबको थोड़ा पॉजिटिविटी है। ऑलराइट, तो आप सबसे एक फाइनल सवाल अब यहाँ पर है। तो काफी सारी चीजें हैं बाजार में ऑफ कोर्स देखने के लिए, चाहे वो हॉलमार्क है जिसकी बातचीत हो रही है, चांदी ETF में लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है, इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी होने वाली है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ये भी खबरें हैं कि पेरू में जो रिजर्व्स हैं वो काफी कम होते हुए नजर आए हैं। चांदी इस साल भी यहाँ पर प्रोडक्शन के तौर पर डेफिसिट में रह सकती है। तो जहां भी आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बाय द बुक देखें, ये ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पर है। तो किशोर, अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो निवेशक के हिसाब से, ट्रेडर के हिसाब से, दोनों ही पहलुओं से क्या आप राय देंगे? आज खरीद के 3 महीने, आज खरीद के इस साल के अंत तक या अगले साल तक किस तरह के रिटर्न्स अब चांदी में देखने को मिल सकते हैं? पहली बात है कि शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सटेंड होगा। सो आज खरीदने के बाद से थोड़ा सा आई थिंक डिले करना चाहिए प्रॉब्ली। मैं वही बोल रहा हूँ, आज या कल है जो भी है, लेवल आर लाइक 56,000 से 58,000, मतलब यहाँ से कम 3-4 हज़ार रुपए नीचे चांदी वैल्यू बाइंग लगता है वहां पे। सो मुझे नहीं लगता है कि 56-58 के नीचे ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके नीचे नहीं जाएगा, बट जा भी सकता है, बट ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। वो लेवल्स कभी भी आए वहां पे वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, बट आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है सिल्वर में आ भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है कम से कम 12 महीने से 18 महीने रखना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग फंडामेंटल्स, कमोडिटी का फंडामेंटल्स कम से कम आपको 3 क्वार्टर से 6 क्वार्टर के बीच में आपको पैसा देगा। सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का, सेकंड थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तीसरी बात है, जैसा आपने स्टार्ट में भी बोला था कि सिल्वर वेरी वोलेटाइल कमोडिटी होता है, तो अगर आप ETF खरीद रहे हैं तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा, बिकॉज आपसे रोज कोई पैसा मांगने के लिए नहीं आएगा। बट अगर आप डेरिवेटिव्स में करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपका लिवरेज कम रखे, वोलेटिलिटी आएगा उसका प्रोविजन रख लीजिए और कम क्वांटिटी रख लीजिए, सो दैट कि आप लास्ट तक, मतलब जहां आपको 12 महीने से 18 महीना इन्वेस्टेड रह सके। अदरवाइज वॉलेटिलिटी में आप पैनिक हो सकते हैं, दैट इज द सिल्वर्स नेचर। सो उससे बच के रहना चाहिए। ऑलराइट, चिराग शेठ, आपसे 2 ही फिगर्स चाहिए। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बेरिश हैं और प्राइसेस नीचे गिरते भी आए हैं। आप एक सपोर्ट लेवल कहाँ बनता हुआ देखते हैं चांदी के लिए, एक वर्स्ट केस नीचे की तरफ? अब देखिए, मेरा मानना है कि शायद ये फॉल $19.5 या $19 के आसपास थोड़ा बहुत सेटल जरूर हो सकती है, जब मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में जा सकता है। Okay. हालांकि अभी भी हमारा मानना है कि $18 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। ऑलराइट, तो बेरिशनेस यहाँ पर अच्छी खासी रह सकती है। चिराग ठाकर, ये सवाल आपसे है, जब हम लोग फिजिकल में चांदी यहाँ पर लेते हैं, किस तरह के मेकिंग चार्जेस की एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए? क्योंकि ज्वेलरी जब हम देखते हैं तो 3% से लेके 25% ऑफ द फाइनल कॉस्ट कभी कभी बन जाती है। मेरे हिसाब से जहां तक वैल्यू एडिशन की बात है सिल्वर कमोडिटी में, तो मेरे हिसाब से बिटवीन 5 to 15% इज अ स्टैंडर्ड व्हिच विल कीप गोइंग ऑन। अदर देन दैट, बीइंग अ इन्वेस्टर, मैं बताऊंगा कि जब तक जितने फंडामेंटल डेटा जो आ रहे हैं बाहर के मार्केट से, यूएस मार्केट से, वो जब तक डेटा सारे आ ना जाए तब तक मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। आई बिलीव 60,000 should be a very good level to start buying. Other than that, being a trader, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10-15 दिन तक चांदी के मार्केट से दूर रहना चाहिए, जब तक सारी सिग्नल्स क्लियर ना हो जाए तब तक बीइंग अ ट्रेडर ये लेवल्स पे भी ना ही बाय करना चाहिए, ना ही सेल करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट 10 से 15 दिन के लिए। ऑलराइट, विराज, एक फाइनल आपसे भी यहाँ पर कमेंट लेना चाहेंगे, कैसे आप क्या एडवाइस करेंगे चांदी के निवेशकों को यहाँ पर? मैं अपने सारे कस्टमर्स को बोलता हूँ कि जितना आपका खपत होने वाला है उतना ही लो। चांदी बहुत वॉलेटाइल है, बट जैसे सब बोल रहे हैं, वेट फॉर द बॉटम, जो आएगा अभी कुछ महीनों में, एंड देन बाय।
ऑलराइट, तो ये कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप बाजार में निवेश ना करें या फिर इन स्तरों पर खरीदें, डिप का इंतजार जरूर करें, ये सभी यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है। और यहाँ से भी करीबन 3-4 हज़ार रुपए चांदी गिर सकती है, वहां पर खरीदें। साल के अंत तक, अगले साल तक चांदी यहाँ पर बुलिश रहने की आगे जाकर उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ समय निकालने के लिए और चांदी 360 डिग्रीज यहाँ पर सभी इसके एंगल्स पर बात भी करने के लिए। इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।